अब देखो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरी विज्ञान के सभी टॉप महत्वपूर्ण, वो भी कितने प्रश्न होंगे, वो भी 27 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी किताब, आपकी जो साइंस है, पूरी साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और यहाँ से स्टूडेंट जब आप लोग अपने 27 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जब आप लोग कवर कर लोगे, यानी कि जब आप लोग इन 27 महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कर लोगे, तो स्टूडेंट मेरी आप लोगों से ये 100% गारंटी है, आप लोग आसानी से अपने 20 नंबर पक्के कर लोगे। आप लोगों को इन्हीं 27 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों को आराम से 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएँगे। आप लोगों को फिर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आप लोगों को 20 नंबर ना दिलाए, ठीक है? आराम से आप लोगों के 20 नंबर पक्के हो जाएँगे जब आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लोगे। जैसे ही आप लोग अपना पेपर देने जाओगे, आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ मेरे पास ऐसे पेज हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, जो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। साथ ही साथ में एक पेपर भी है मेरे पास, और देखो सब कुछ जो है मेरे पास। और ये देखो मेरे पास बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है? तो सभी के सभी प्रश्नों को याद कर लो। और देखो इस वीडियो में मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी कि तीनों सब्जेक्टों के टॉप प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले देखो आप लोग क्या करिए कि इन प्रश्नों को जल्दी से तैयार कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए। प्रश्न नंबर देखो मेरा एक है। प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al डैश एक एरो का चिन्ह लगा है, Al2O3 प्लस 2Fe। अब यहाँ पर देखो कि ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि Fe2O3 प्लस 2Al डैश Al2O3 प्लस 2Fe जो ऊपर दी गई अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया है, बी ऑप्शन है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, सी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया है, और डी ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसके अगर हम आंसर के बारे में बात करें, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों के सभी यानी कि 20 में 20 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। 27 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तभी आप लोग 95% नंबर अपने आसानी से अचीव कर सकते हो। देखो एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, एक विलयन जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान क्या होगा। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, और सी ऑप्शन है 2 होता है, डी ऑप्शन है 6 होता है। अब देखो एक विलयन जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पर देखो आप लोगों का 6, मतलब कि डी ऑप्शन आपका पूरा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर मेरा जो अगला है, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 हमसे देखो क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन, जो हमारा अम्लीय हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 0। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजनों की संख्या 2 होती है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया है उनका 1 नंबर बढ़ चुका है ना, तो उनका 1 नंबर हो गया पक्का। यहाँ से टोटल आप लोगों के 3 नंबर पक्के हो गए हैं। यहाँ से आप लोगों के 20 में 20 नंबर पक्के होने वाले हैं। पूरा मेरे पर जो आप लोगों के दिमाग में छाप दूंगा, ऐसे ही ये वाले प्रश्न बिल्कुल आप लोगों को याद भी करा दूंगा। तो सभी सारे के सारे प्रश्नों को आप लोगों को आराम से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 4 को देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लवण है जो अम्लीय है। अब यहाँ से देखो ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है NaHSO4, सी ऑप्शन है KCN, डी ऑप्शन है Na2SO4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो मेरा है बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, NaHSO4 मेरा सही हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका देखो मैं आप लोगों को इस प्रश्न के लिए मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं समय दूंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ ओनली इस प्रश्न के लिए 2 मिनट का समय दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग मुझे सोच समझ कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, आराम से कर दीजिए। चलो देखो पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है CaOCl2, हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन पर क्लिक किया उनका एक ऑप्शन 1 नंबर बढ़ चुका है। अब देखो आगे आगे देखो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि फफोलेदार तांबे में
कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो फफोलेदार जो तांबा जो होता है, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ए ऑप्शन है 98%, बी ऑप्शन है 2%, सी ऑप्शन है 70%, डी ऑप्शन है 30%। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं इसका आंसर बताऊं। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया है उनका 1 नंबर फिर से बढ़ गया। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 5। हमसे पूछा गया कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो मेरा बी है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ गया। देखो अगला प्रश्न फिर देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि प्रयोगशाला में, प्रश्न नंबर 8 को देखो कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ? यानी कि जो हमारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया, तो ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो ए ऑप्शन दिया है यूरिया, बी ऑप्शन दिया है शर्करा, सी ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड और डी ऑप्शन दिया है ग्लूकोज। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया का निर्माण किया गया। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 9 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि प्रोपेनॉल होता है, तो प्रोपेनॉल क्या होता है? देखो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि प्रोपेनॉल होता है। ए ऑप्शन दिया C3H5OH, बी ऑप्शन दिया C3H6OH और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया C2H5OH और डी ऑप्शन दिया C3H7OH। अब देखो प्रोपेनॉल का फार्मूला होता है, डी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया उनका 1 नंबर बढ़ चुका है और C3H7OH यहाँ पर आपका 1 नंबर फिर से बढ़ चुका है। स्कोर आप लोगों का पहुंच चुका है 9 नंबर पर। अब देखो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है? अब प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन सा हो जाएगा। देखो ए ऑप्शन दिया है C2H6, बी ऑप्शन दिया है C2H2, सी ऑप्शन दिया CH4 और डी ऑप्शन दिया C3H8। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन सा हो जाएगा। अब देखो इसका सीधा राइट आंसर देख लो क्या हो जाएगा, C2H2। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है 11। प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो त्वचा का कार्य कौन सा नहीं होता है? ए ऑप्शन दिया आपका संवेदना, बी ऑप्शन दिया लैंगिक सुरक्षा, सी ऑप्शन दिया सुरक्षा और डी ऑप्शन दिया उत्सर्जन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं होता है? तो त्वचा का कार्य नहीं होता लैंगिक सुरक्षा, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक सुरक्षा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन क्या होते हैं? ए ऑप्शन दिया प्रोटीन होते हैं हार्मोन, बी ऑप्शन दिया एमिनो एसिड होते हैं, सी ऑप्शन दिया साधारण कार्बोनेट होते हैं, डी ऑप्शन दिया जटिल कार्बोनेट होते हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। फिर देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो देखो ए ऑप्शन दिया है साइटोकाइनिन, बी ऑप्शन दिया है ऑक्सिन, सी ऑप्शन दिया है एब्सिसिक अम्ल और डी ऑप्शन दिया है एथिलीन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो कोशिका विभाजन में सहायक होने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसके लिए चलो मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूँ। आप लोग मुझे सोच समझकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि स्टूडेंट मैं आप लोगों को भी समय देता हूँ ताकि आप लोग मुझे इसका कमेंट करके बताएं। चलो देखो इसका राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का साइटोकाइनिन। आगे देखो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि पतझड़ से संबंधित हार्मोन क्या होता है।
पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन पहले देखेंगे कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सिन, बी ऑप्शन है जिबरेलिन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल और डी ऑप्शन है एथिलीन। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया उनका 1 नंबर फिर से बढ़ चुका है। एब्सिसिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? ए ऑप्शन दिया एंड्रोजन, बी ऑप्शन दिया है एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन दिया है इंसुलिन, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी ऑप्शन है पूरा सही हो जाएगा, मतलब एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि घेंगा रोग का नियमन, घेंगा रोग का नियमन कौन करता है? अब देखो इसके 4 ऑप्शन देखो। पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है थायरॉक्सिन, बी ऑप्शन है इंसुलिन, सी ऑप्शन है एड्रीनेलिन और डी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो घेंगा रोग का नियमन कौन करता है? तो इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा जो आपका थायरॉक्सिन जो होता है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो होता है ये घेंगा रोग का नियमन करता है, मतलब थायरॉक्सिन जो होता है ये घेंगा रोग का नियमन करता है। अब देखो आगे आगे देखो बात करते हैं कि प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे कि प्रोटीन के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि प्रोटीन के बने होते हैं। ए ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन है प्रायांस, सी ऑप्शन है लाइसोसोम्स और डी ऑप्शन है जीन्स। तो प्रोटीन के कौन बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायांस जो होगा मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायांस। अब प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ए ऑप्शन दिया अमीबा में होता है, बी ऑप्शन दिया यीस्ट में होता है, सी ऑप्शन दिया प्लाज्मोडियम में होता है और डी ऑप्शन दिया लेशमानिया में होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन से हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया है उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहा है कि पराग कोष में होते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि पराग कोष में होते हैं। ए ऑप्शन है पराग कोष में बाह्य दल होते हैं, बी ऑप्शन है पराग कोष में अंडक होते हैं और सी ऑप्शन है पराग कोष में अंडाशय होते हैं, डी ऑप्शन है पराग कोष में परागकण होते हैं। तो चलो मैं इसके लिए आप लोगों को 30 सेकंड का समय देता हूँ। चलो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलो आप लोगों का समय पूरा हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए देखो कहाँ पाया जाता है? ए ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, बी ऑप्शन है केंद्रिका में पाया जाता है, सी ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है और डी ऑप्शन है केंद्रक में पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रिका में पाया जाता है। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। यहाँ से आप लोगों के भौतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 21 के बारे में बात करते हैं कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब है। तो उत्तल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अब देखो इसके 4 ऑप्शन देखो। ए ऑप्शन है वास्तविक व सीधा प्रतिबिंब बनता है, बी ऑप्शन है आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, सी ऑप्शन है आभासी व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, डी ऑप्शन है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो देखो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है। आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब होता है। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अब देखो ए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है आप लोगों का 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दूरी लिखा है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया है उनका 1 नंबर बढ़ चुका है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक या अधिकतम होता है। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कहाँ अधिकतम होता है?
जल में होता है कि कांच में होता है कि हीरा में होता है कि तारपीन के तेल में होता है। अब देखो वायु के सफेद माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हीरे में अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर जो सी है, सी ऑप्शन हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो किस अब ऐसा कौन सा पदार्थ है जिस लेंस का अब ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। देखो जल, ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है कांच और डी ऑप्शन है मिट्टी। तो इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम यहाँ पर हम लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। तो मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। चार ऑप्शन देखो क्या क्या है। चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, बी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर पर, और सी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, और डी ऑप्शन है अनंत से कम दूरी पर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो है आपको लोगों का डी ऑप्शन है पूरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों का डी ऑप्शन है पूरा सही हो जाएगा। फिर देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे कि विद्युत शक्ति P का सूत्र क्या होता है। अब देखो विद्युत शक्ति P का सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है P बराबर आई आर, बी ऑप्शन है P बराबर आई स्क्वायर आर, और सी ऑप्शन है P बराबर आई आर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है P बराबर वी स्क्वायर आर। तो विद्युत शक्ति P का सूत्र क्या होता है। तो P बराबर जहाँ पर आई स्क्वायर आर जहाँ पर लिखा होगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी में लिखा है P बराबर आई स्क्वायर आर, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट देखो अंतिम प्रश्न है। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। सभी के सभी बच्चे कमेंट कर दें कि मैंने 27 में मैंने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, जिससे मुझे पता चले कि उनका स्कोर कितना पहुंचा है। अब देखो एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, सी ऑप्शन है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी ऑप्शन है, यानी कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। तो यही वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों की जो वीडियो है पूरी समाप्त होती है, और यहाँ से मुझे कमेंट में करके बता दो कि आप लोगों ने 27 में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है।